नमस्कार दोस्तों, सारे भाइयों को राम राम सा, खम्मा धनी और साथ ही साथ जय माता दी। आज के वीडियो में हम फिर एक बार बहुत ही मोस्ट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड हो चाहे अन्य एग्ज़ाम हो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का जब जब जिक्र होता है तब तब इन क्वेश्चनों का वर्णन सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले है रामरासु की रचना किसने की? तो इसका उत्तर है माधव दास ने। रामरासु की रचना माधव दास ने की। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा है वो राम सिंह की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है और ये 2-3 बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। अगला है ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप है वो शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। हंस जवारी किसकी रचना है? तो हंस जवारी है वो प्रेमाख्यान काव्य है और कासिम शाह की रचना है। पौमचर्यु किसकी रचना है? पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना का नाम है। अगला है भरत मिलाप किसकी रचना है? तो भरत मिलाप है वो ईश्वरदास की रचना है। भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना का नाम है। सत्यवती कथा की रचना किस छंद में की गई है? सत्यवती कथा की रचना किस छंद में की गई है? तो इसका उत्तर है दोहा चौपाई छंद में। सत्यवती कथा की रचना दोहा चौपाई छंद में की गई है। रस रतन किस कवि की रचना है? तो रस रतन है वह पहुकर कवि की रचना है। पहुकर नाम के कवि हुए हैं, उनकी रचना का नाम है रस रतन। अवध विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो अवध विलास रचना है उसके रचनाकार का नाम लालदास है। लालदास है, लालदास जी द्वारा रचित है। मधुमालती नामक प्रेमाख्यान काव्य का नायक कौन है? तो मधुमालती है वो मंजन की रचना है और नायिका इसकी मधुमालती है। लेकिन नायक कौन है? तो नायक मनोहर है। मनोहर। तो इसमें मुख्य रूप से 4 पात्र हैं, तारा और मधुमालती की सहेली, प्रेमा, मधुमालती और मनोहर। तो तारा है वो पुरुष है, स्त्री नहीं है, जिसका नाम ताराचंद है। ईश्वरदास के भरत मिलाप और अंगद पैज की भाषा कौन सी है? तो ईश्वरदास के जो भरत मिलाप और अंगद पैज 2 रचनाएं हैं, उनकी भाषा कौन सी है? तो उनकी भाषा अवधी भाषा है। ईश्वरदास के भरत मिलाप और अंगद पैज की भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना गद्य का निकष कही जाती है? गद्य का निकष कही जाती है, यानी निचोड़ या कसौटी कही जाती है। तो ये चिंतामणि रचना है और चिंतामणि के 4 भाग हैं। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय का खड़ी बोली में लिखित महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है और ये खड़ी बोली का भी पहला महाकाव्य है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का खड़ी बोली में लिखित महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। और ये प्रश्न भी आज से 5-7 साल पहले सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। छायावादी युग का श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताइए। छायावादी युग के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताइए। तो सबको मालूम है कामायनी है, और कामायनी है वो छायावाद का महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य प्रिय प्रवास। तो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ये कब प्रकाशित हुआ? तो अभी इसका सन है वो भी पूछा जा सकता है। तो सन 1914 में ये प्रकाशित हुआ। खड़ी बोली में रचित दूसरे महाकाव्य का नाम बताइए। तो पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास था, लेकिन दूसरा महाकाव्य है वो साकेत है, और ये साकेत महाकाव्य है वो किसके द्वारा लिखित है? किसके द्वारा लिखित है? साकेत, यशोधरा साकेत, जिसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। तो ये लिखित है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 में हुई। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 के अंदर हुई। अगला प्रश्न है सुख सागर किसकी रचना है? तो ये हिंदी के प्रारंभिक लेखक हैं
और ये मुंशी सदासुख लाल की रचना है। सुख सागर मुंशी सदासुख लाल की। सदासुख लाल का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम नियाज था और ये नियाज के नाम से रचनाएं लिखते थे। यानी मुंशी सदासुख लाल है, उनका दूसरा नाम, उपनाम कह सकते हैं, नियाज था और नियाज के नाम से ये लिखते थे। अगला है रानी केतकी की कहानी की रचना किसने की? तो रानी केतकी की कहानी की रचना इंसा अल्लाह खां ने की और इसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। रानी केतकी की कहानी की रचना इंसा अल्लाह खां ने की और इसे जो रानी केतकी की कहानी है उसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। प्रेम सागर के रचनाकार का नाम बताइए। तो लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर नामक रचना लिखी। प्रेम सागर है वो लल्लू लाल जी की रचना का नाम है। अगला है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक का नाम बताइए। तो कवि वचन सुधा है वो पत्र है, उसके संपादक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो पत्र है कवि वचन सुधा और उनके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया? तो ये समालोचक पत्र का संपादन किया और ये जयपुर से निकलता था। भारत मित्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो भारत मित्र पत्र है वो कोलकाता से प्रकाशित होता था। कोलकाता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है इंदु पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो इंदु पत्रिका है वो काशी से प्रकाशित होती थी। इंदु पत्रिका है वो काशी से प्रकाशित होती थी। चांद नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो चांद नामक पत्र है वो प्रयाग से प्रकाशित होता था। तो दोस्तों चलते चलते एक बात दिमाग में आ गई कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो और आपके मन में ये जिज्ञासा भी होती होगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं राजस्थान राज्य का हूँ, सीकर ज़िले का निवासी हूँ और सीकर ज़िले में एक छोटा सा गांव है थोरासी, उस में मेरा जन्म हुआ है। तो मूलतः पृष्ठभूमि या अध्ययन अध्यापन जो है वो क्षेत्र मेरा सीकर रहा है। तो सीकर ज़िले से संबंधित जो भाई बंधु हैं वो तो शायद मुझे जानते भी होंगे। तो चांद नामक पत्र का कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये प्रयाग से प्रकाशित होता था। शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? तो ये शिव सिंह सेंगर की रचना है। शिव सिंह सेंगर की रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज की रचना कब की गई? तो ये 1883 में की गई। शिव सिंह सरोज की रचना कब की गई? तो ये 1883 में की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? सन 1929 में शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? तो 1929 में शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है? तो पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये पुस्तक का नाम है। किसका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य की भूमिका की भी रचना इन्होंने की है। अगला है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो ये 18 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि 16 खंडों में प्रकाशित होना तय किया गया था, लेकिन 2 खंड बाद में नगेंद्र जी के संपादक तो हमें और निकले हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो 18 खंडों में ये प्रकाशित हो चुका और ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है
और इसके लेखक का नाम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ये इतिहास ग्रंथ है। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा और ये सन 1913 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य ग्रंथ का नाम बताइए। हिंदी साहित्य के ग्रंथ का नाम बताइए। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। कविता कौमुदी किस का इतिहास ग्रंथ है। अब ये कविता कौमुदी है वो देखने से ऐसा लगता है जैसे मानो कि इतिहास ग्रंथ नहीं हो, लेकिन इसमें जगह जगह की विभिन्न कविताओं का संकलन किया गया है और ये पंडित रामनरेश त्रिपाठी का एक तरह का इतिहास ग्रंथ है। अगला है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्र का संपादन किया। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्र का संपादन किया। प्रभा नामक पत्र है उसका संपादक बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया। विशाल भारत नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। तो विशाल भारत नामक पत्र है उसके संपादक का नाम बनारसी दास चतुर्वेदी था। बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत पत्र का संपादन किया। शिवपूजन साय ने किस पत्र का संपादन किया। तो शिवपूजन साय ने मतवाला पत्र का संपादन किया और इस पत्र का संपादन निराला ने भी किया था। निराला भी थे लेकिन ये चौथे नंबर पर के संपादक थे। नई कहानियाँ नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। नई कहानियाँ नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। तो ये भैरव प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया था। आलोचना नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। तो आलोचना नामक पत्रिका का संपादन नामवर सिंह ने किया। नामवर सिंह इसके संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, परमाल रासो के रचनाकार का नाम बताइए। तो परमाल रासो के रचनाकार का नाम जगनिक है। खुमान रासो के रचनाकार का नाम बताइए। तो खुमान रासो है उनके रचनाकार का नाम दलपति विजय है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। सहरपाद को या सरहप्पा को माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद या सरहप्पा को माना है। अमीर खुसरो की खालिक बारी किस प्रकार की रचना है। अमीर खुसरो की खालिक बारी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये किस प्रकार की रचना है। तो ये शब्दकोश का रूप है, यानी इसमें बहुत सारे शब्दों का शब्दार्थ बताया गया है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आलवार भक्त हैं उनकी संख्या 12 मानी जाती है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो ये स्वामी हरिदास थे। स्वामी हरिदास है वो हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की। बहुत ही सरल प्रश्न है, गोस्वामी विठलनाथ ने की। उत्तर रामचरित की रचना किसने की। उत्तर रामचरित की रचना भवभूति ने की। भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की। उत्तर रामचरित ये प्रसिद्ध रचना है। ज्ञानबोध किसकी रचना है। ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाराखड़ी किसकी रचना है। बाराखड़ी है वो मलुकदास की रचना है। और अगला प्रश्न है, अधिकांश संत किसके उपासक थे। यानी संत कबीर को मैं हटाता हूं। संत किसके उपासक थे। तो अधिकांश संत हैं वो निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, यानी निर्गुण ईश्वर है उनके उपासक थे। संत काव्य में किसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है। संत काव्य में किसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है। तो संत काव्य में किसकी महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान की और गुरु की महत्ता आदत है वो रहेगा, महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान और गुरु की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संत कवि किस प्रथा के विरोधी थे। तो ये जाति प्रथा के विरोधी थे। और अपना लास्ट आज का प्रश्न है, संत कवियों ने किसका खंडन किया। तो आडंबरों का खंडन किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। और प्लेलिस्ट से वीडियो हैं वो अपने
यूट्यूब चैनल में ऐड कर लीजिएगा ताकि आपको इधर उधर खोजना न पड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।